अच्छा, अब पता नहीं आज सारी क्लासेस में ऐसे टीचर्स ही नज़र नहीं आ रहे। वीकेंड है तो क्या हुआ मतलब? अच्छा, इस बार टीचर नहीं आया। पता नहीं कुछ काम आ गया होगा, कुछ इमरजेंसी हुई होगी तभी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ सर, ऐसे इस बताना चालू करिए। हाँ जी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बताना एकदम। ठीक है, वेरी गुड। आगे। दुकान लगाई सही आपने। कैसी दी ये किताबें? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आगे। 220 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 240। ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। आप बताओ। 250 से। 250। ठीक है। ऐसे 300 कौन सा है? और फिर आगे ऐसे 315 ही बोला था। अच्छा, 300 तक ही कहा था मैंने। 220 और बता दो। सारे बताओ। हाँ मतलब। हाँ, ठीक है। ठीक है, 230 से। ठीक है, 250 से बताओ आप। हाँ। क्यों? क्यों? पूरी क्लास को याद हो गया, आपको नहीं हुआ? एक बार ऑनेस्टली बोलो, खड़े हो जाओ एक बार, जिनको याद नहीं है। जिनको याद नहीं है खड़े हो जाओ। याद है? याद है अपने को? बाकी सबको याद है? क्यों भाई? एवरीबडी हैज लर्नड इट। ऊपर वाला जो क्लास है ना, GI 8 का बैच, उसमें आपसे डबल बच्चे हैं, एक एक को याद है। कर ही लेना। क्योंकि सोच लो, इतने सारे बच्चों में, 100 बच्चों से ज़्यादा में सिर्फ आप दो ही जने हो अभी तक जिनको याद नहीं है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। याद कराना चालू करा है मैंने भी आप लोग को ये। मंडे को मेरे को याद चाहिए। ओके, बरोबर। बैठो। हाँ जी। 220 बता दो। तो 210 कौन सा है? तो 230 कौन सा है? ठीक है। एडवांस में चल रही है यार, बैठो। आप बताओ सर। 250। 240 और 250 बता दो आप। पेज नंबर कौन सा है?
वेरी गुड, बैठो। हाँ सर आप बताओ। 220, 240, बैठो। हाँ सर आप। 200, 300, 250, बैठो। आप बताओ। 220, 240, वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बताओ सर। 200, हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद बताओ। 220। बैठो। हाँ जी, ये बाकी लोगों का भी नंबर आएगा, ऐसी चिंता मत करो। ठीक है, बीच में रैंडमली कभी भी। ठीक है, ओके। अब सुनिए मेरी बात। बच्चे नहीं हो आप? ऐसे मेमोरी लॉस हो जाएगी, भूल जाओगे, ऐसा कुछ टाइप्स? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, कल आपको 300 और 300 के दो जो बचे हुए हैं ना, 315 और 330, वो 300, 315 और 320। ठीक है, और 320, 20, 315 और 320, है ना? 315 और 320 और 500 की सीरीज। एक काम करो, 315 320 रहने दो, 500 वाली सीरीज। ठीक है, सबसे इजी 500 वाली सीरीज है। अरे तो वो भी तो सोचो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे इस स्टेटमेंट के अंदर तो 500 की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। वो भी तो देखो, इतना सा तो है वो। तो 500, 501, ठीक है, 505, ठीक है, 510, 20, 30, 50, 60, 70, 80, बस 540 भी कोर्स हटा दिया। सोचो, 330 हट गया, 560, देखो 260, 330 नहीं है आपके पास, 260, 265, 260, 265, 330, 400 की सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद 600 की सीरीज, 600 में से भी एक है, दो हटा दिए। ठीक है, तो आप सोचो कितना कुछ हट गया। चलिए, 26 ही तो है आपके। हाँ, वो 6 7 हटा दिए। चलिए, ऑडिटर रेम्यूनरेशन पढ़ लिया था क्या? 25 क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या ऑडिटर रेम्यूनरेशन में? ठीक है। As per section 142 of the Act, the remuneration of the auditor shall be fixed by its general meeting or in the manner as may be determined therein. However, board may fix the first auditor appointed by it. तो बोला था मैंने, जो अपॉइंट करेगा वो रेम्यूनरेशन फिक्स कर देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो वो लोग फिक्स कर देंगे, और शेयर होल्डर सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो वो लोग रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, या क्राइटेरिया बता सकते हैं कि किस तरीके से रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाएगा। समझ आ गया क्या? ठीक है भाई। अच्छा, बोलता है जो बाकी के जो रेम्यूनरेशन में इंक्लूड करे जाएंगे, जो भी खर्चे वर्चे हुए वो सब भी इंक्लूड करे जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है। मगर अगर उससे हम एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा उसके पैसे दिए जाएंगे। तो उसके और जो उसके खर्चे हुए हैं उसका रीएम्बर्समेंट उसको दे दिया जाएगा। वो उसकी वो नहीं है, सैलरी वैलरी नहीं है उसका, रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा चलिए, बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। ओके, हाँ जी। हाँ हाँ, मतलब हम लोग तो खर्चा दिखाएंगे। रेम्यूनरेशन जो कैश में दे रहे हैं उसके अलावा फैसिलिटीज हम उसे देंगे और रीएम्बर्समेंट उसे देंगे। पूरा लाइन देखो, आप पूरा ही देखो, एक काम करो। ठीक है, ये तो आ गया समझ में।
द रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द फीस पेबल टू द एन ऑडिटर इंक्लूड द एक्सपेंस, जो उसकी जेब से खर्चा हुआ है भाई, रेम्यूनरेशन प्लस एक्सपेंसेस प्लस फैसिलिटी, ये सब मिलके रेम्यूनरेशन हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ रेम्यूनरेशन के अंदर एक्सपेंसेस अलग से है और फैसिलिटीज़ वगैरह अलग से है, तो वो भी इसके रेम्यूनरेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। समझ आ गया? मतलब जो फीस पेबल है ना, उस फीस पेबल के अंदर एक्सपेंसेस जो इनकर हुए प्लस फैसिलिटीज जो प्रोवाइड हुई वो भी इंक्लूड कर दी जाएगी। आगे समझ में? ये बोल रही है इफ एनी इंकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ कंपनी एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज। तो क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा? अगर हमने अदर सर्विसेज दी है तो उसके लिए जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा पे कर रहे हैं, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। तो अब आसान भाषा में वापस बताता हूँ, रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर विल बी फिक्स बाय दी जनरल मीटिंग, या तो जनरल मीटिंग में फिक्स करा जाएगा या फिर बरोबर। अच्छा, रेम्यूनरेशन जो आपने फिक्स किया है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है? रेम्यूनरेशन जो उसमें फिक्स किया है वो हमने, जो भी उसका रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ है, जो उसकी फीस वगैरह फिक्स हुई है वो, प्लस ठीक है एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं, प्लस फैसिलिटीज़ जो हमने उसके लिए एक्सटेंड करी है। अब जैसे एग्जांपल देके समझा देता हूँ, अगर जब हमारे पास आउट स्टेशन की ऑडिट्स आती है तो आउट स्टेशन की ऑडिट्स में हमें क्या क्या दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, कुछ टाइम पहले हम लोग कोटा में ऑडिट करने गए थे SBI बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑडिट आई थी हमारे पास, ब्रांच ऑडिट थी कोटा की। अब जब कोटा में हम लोग ऑडिट करने गए थे तो मैं आपको फैसिलिटीज़ बता देता हूँ क्या क्या थी। अब देखो, क्योंकि कोटा पास में है तो उन्होंने हमें फर्स्ट क्लास AC टिकट ऑफ वो करवाया था ट्रेन का, ठीक है। तो ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट करवाया था एक तो उन्होंने, ठीक है, कि उन्होंने पैसे दे दिए थे कि इतने तक आप कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से ट्रेन खुद बुक कर लो और जो भी टिकट्स का चार्ज आएगा ना वो आप रीएम्बर्समेंट के लिए डाल देना, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, अपन गाड़ी से चलेंगे, ठीक है, पेट्रोल का पैसा ले लेंगे और टोल का भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारी बात हो गई थी, ठीक है, कि बैंक से हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि क्या हम हमारी पर्सनल कार से आ सकते हैं। बोले सर पर्सनल कार में सर, फिर सर बोला कि ठीक है सर, फिर आप ड्राइवर वाला कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, ठीक है। अगर आप ड्राइवर करके लाते हो अपनी गाड़ी से भी तो भी हम उसका रिएम्बर्समेंट कर देंगे। और बाकी आप एक काम करिएगा, बाकी आप है ना जो पेट्रोल के बिल्स हैं वो तो लगा दीजिएगा, पेट्रोल के बिल्स लगा दीजिएगा, ठीक है, और बाकी आपका जो टोल वगैरह के चार्जेस हैं उसके बिल्स लगा दीजिएगा, तो वो हम आपको रिएम्बर्स करवा देंगे। तो वो रिएम्बर्स करवा दिया था, 1000 रुपये ज़्यादा रिएम्बर्स करवा दिया था मैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का एक और एक्स्ट्रा का बिल लगा दो, ठीक है, रिएम्बर्समेंट हो जाए, ठीक है। तो उसमें वो रिएम्बर्समेंट हो गया उसका। उसके बाद हम लोग का जो रिजॉर्ट बुक हुआ था, ठीक है, उसका खर्चा उन्होंने किया पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग वी वर लाइक 7 पीपल ओवर देयर, 7 लोग गए थे ना ऑडिट करने के लिए, तो हम लोग के लिए रिजॉर्ट बुक करा, ठीक है, 7 अलग अलग रूम्स बुक कराए उसने हमारे लिए, ठीक है, सबके लिए इंडिविजुअल रूम्स, ठीक है, 2-2 जन रुक सकते थे साथ में, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया था कि मतलब वैसे करके, तो 7 अलग अलग रूम्स उन्होंने बुक करवाया था हम लोग के लिए, ठीक है। और उसके अलावा होटल तक, अब होटल से रिजॉर्ट से हम लोग को गाड़ी लेने आ गई थी, ठीक है, रिजॉर्ट से हम लोग को गाड़ी लेने आ गई थी इनोवा, ठीक है। तो इनोवा में बैठ के हम लोग वहाँ गए, बैंक गए, ठीक है, और फिर लंच हमें करवाया उसने, ठीक है, फिर शाम के स्नैक्स वगैरह खिलाए, फिर डिनर करवाया उसने। 11, 11:30, 12 बजे तक ऑडिट कर रहे थे हम लोग वहाँ, ठीक है। संडे तक भी हमने ऑडिट करी है। एक्चुअली क्या होता है, बैंक ऑडिट में काम बहुत ज़्यादा होता है, डेज बहुत कम मिलते हैं बैंक ऑडिट करने के लिए, तो हम लोग को काम खींचना पड़ा, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा एक तरीके से मान लो, ठीक है। संडे वाला दिन था, कोटा घुमाने लेके गई वो गाड़ी, ठीक है, संडे का दिन था, ठीक है। तो संडे को हम लोग ने क्या किया था, जल्दी फ्री हो गए थे हम लोग, 2-3 बजे तक फ्री हो गए थे, तो 3 बजे के बाद फिर कोटा में घुमाने लेके गए वो इनोवा से सेम, ठीक है। और फिर फाइनली हमें रिजॉर्ट तक छोड़ा उन्होंने, ठीक है, सारे काम कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग वी केम बैक टू, ठीक है, जयपुर। तो सारा जो खर्चा हो हमारा वो सब हमें रीएम्बर्स कर दिया था, वो सब ऑडिट फीस में इंक्लूडेड है, एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन द ऑडिट फीस। 7 डेज में से ये मान के चलो 2 जन चले गए थे, ठीक है, मतलब 5 जन आखिरी तक थे, ठीक है। द ऑफिस का भी काम संभालना था ना, तो 2 जन चले गए थे 3 दिन के बाद। तो 7 दिन का ऑडिट था करीब है, मान के चलो, एक संडे भी था बीच में। इतने से दिनों में हमें पूरी ऑडिट कंप्लीट करके देनी थी। आई बात समझ में?
फीस थी हम लोग की करीब 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए की सबकी, बैंक ऑडिट की फीस, फर्म की फीस थी 4.5 लाख की फीस थी। और इन एडिशन टू दिस उन्होंने 1 लाख रुपए और खर्च करे थे हमारे पे। मतलब अभी अगर हम लोग उससे भी जाते ना ट्रेन से, तो भी पर पर्सन 3-1 हज़ार का खर्चा आता, आना जाना 5-1 हज़ार आराम से बैठता। फर्स्ट क्लास एसी का बोल रखा था ना, ये था सीन। और हम सारे चार्टर्ड्स गए थे, इसलिए हम लोग को रिजॉर्ट भी अच्छा दिया था। और अगर इसी की जगह पे वो लोग जाते, आर्टिकल्स जाते, तो उनका रिजॉर्ट थोड़ा नीचे वाला होता। ये सीन था। तो अब आप देख लो, 1-1.5 लाख तो वैसे ही खर्च कर दिए, 4.5 लाख का फीस दे दिया उन्होंने, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए बैंक ऑडिट को, और बनता है इतना तो। उसके अलावा हम 3 जगह विजिट्स पे भी गए थे। बैंक ने एक जगह लोन दे रखा था कोई 70 करोड़ का, तो हम उसकी फैक्ट्री विजिट करने गए थे वहाँ पे। एक जगह लोन दे रखा था कुछ ऐसा ही कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, वही 40-50 करोड़ का। और एक जगह भी था कोई 25 करोड़ के आसपास का। तो एक तो थी उसकी कोई फैक्ट्री थी दालों की, ठीक है, हाँ, सबके लिए 10-10 किलो दाल पैक करवा दी थी उसने। ठीक है, हाँ हाँ, अरे करवा दी तो करवा दी, ठीक है, हाँ भाई, काश ऐसा भी होता। ये सही बोल रहा है, ज्वेलर के पास जाते हैं, ठीक है, सबके लिए एक सोने की चेन कराओ। कुछ नहीं देते सर, ठीक है। ये हुआ था ऑडिट में। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस हैपेंड विद अस। और मतलब हम लोगों ने बैंक वालों को डांट लगा दी थी उस टाइम पे। हर आधे घंटे में कुछ खाने को ले आते, सर जूस, ठीक है, सर काजू, ठीक है, हाँ हाँ, अरे वो सर रोस्टेड काजू, ठीक है, थोड़ी देर बाद आएंगे सर फ्रूट्स, ठीक है। तो जो मतलब मेरे जो सीनियर एसोसिएट, उन्होंने डांट लगा दी थी कि अब कोई नहीं आना चाहिए, 2 घंटे कुछ नहीं, ठीक है। फिर किसी को कुछ चाहिए अभी बता दो, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, 2 घंटे कुछ नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे, अब किसी का नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आएगा इसके अंदर, चैम्बर के अंदर, बंद करो इसे, ठीक है। सच में 2 घंटे कोई नहीं आता। अरे यार डिस्टर्बेंस कितना होता है यार। आप सोचो ना, ऑडिट करने गए हैं, यहाँ पे जमाई थोड़ी बन के गए हैं, ठीक है। इतना तो कोई ससुराल में भी ध्यान नहीं रखता होगा मेरे हिसाब से, जितना बैंक ऑडिट में ख्याल रखा जाता है। बैंक ऑडिट अगर कोई करने चले जाता है, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ जाती है। बट हाँ, दिस हैपेंड, जब आप इंटर्नशिप करोगे ना और किसी दिन बैंक ऑडिट आ गई, आप देखना ये सब। कॉर्पोरेट्स इतना भाव नहीं देती, फॉर कॉर्पोरेट्स यू आर नथिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में ऑलरेडी 10-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं आपके जैसे। आप तो बने भी नहीं हो अभी, आप तो इंटर्न ही तो हो, तो वहाँ पे इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। बट बैंक ऑडिट इज लाइक नानी का घर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। क्या ऑडिटर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म रिमूव करा जा सकता है? कैसे? नहीं, खुद तो जा सकता है। अगर ऑडिटर खुद जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अरे ऑडिटर अगर खुद जाता है तो कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। अब 140 पे आ गए अपन, अभी तक 139 की सीरीज पे थे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, the auditor appointed under 139 may be removed from his office before the expiry of the term only by a special resolution after obtaining the previous approval of the CG। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। समझ आ गया क्या? ठीक है, रूल 7 के हिसाब से, ठीक है। फिगर देखना, ये ऑडिटर लीविंग द ऑफिस। अरे मतलब ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या हो गया इंस्टीट्यूट को, क्या क्या डायग्राम है? ये बेटा थोड़ी छोड़ के जा रहा है माँ बाप को, ठीक है, वही लग रहा है ना। हाँ। प्रीवियस अप्रूवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए इसके लिए, पहले रिमूव करने से पहले। रिमूवल
CNAG क्यों आएगा इसमें? CNAG तो गवर्नमेंट कंपनी में आता है सिर्फ। हाँ जी, क्या हो गया? अरे छोड़ो यार ये सब, ठीक है। The application to the central government for removal of auditor shall be made in form EDT2। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने वाले हैं। And shall be accompanied by the fees as provided for the purpose under company's registration offices and fees rules 2014। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ऑडिटर को रिमूव करना है हमें। किससे पहले? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले अगर ऑडिटर को रिमूव करना है हमें, तो हमें एक तो इसके लिए पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, बट एसआर से पहले हमें अप्रूवल चाहिए किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दी जाएगी? एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय फीस, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दी जाएगी? फीस। तो एप्लीकेशन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म ADT2। ADT2 में एप्लीकेशन दी जाएगी एंड इट शैल बी अकम्पनीड बाय द फीस, जो कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014 में बता रखा है। बरोबर? कोई दिक्कत? क्या हुआ? ब्रैकेट में ये, क्योंकि चैप्टर का नाम ब्रैकेट में ही आएगा। कंपनीज ब्रैकेट में चैप्टर का नेम रूल्स 2014। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ना, तो चैप्टर वाइज बनाती है। कंपनीज एक्ट में जितने चैप्टर्स हैं उन हर चैप्टर के अंदर रूल्स बना रखे हैं। एसआर के नीचे अप्रूवल। अच्छा, ये पेन थोड़ा मोटा चल रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। एसआर फिर अप्रूवल लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके। और साथ में फीस भी देनी पड़ेगी, साथ में फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में क्या चाहिए? फीस भी चाहिए, ठीक है। क्या 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 बोल रही है ये? हाँ, अच्छा, तो ऐसे मन में थोड़ी बोलना है, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, एप्लीकेशन के साथ फीस भी। आगे देखो, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले आपस में, बोले भाई ऑडिटर समझ ही नहीं आ रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया, बोले ठीक है बदल देते हैं, चलो रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर वी विल मेक एन एप्लीकेशन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द फीस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनाई देगा, ठीक है, नहीं मतलब एप्लीकेशन सुनाई देगी, क्योंकि फीस आ गई ना, तो फीस आते ही एप्लीकेशन में आ जाती है जान, ठीक है। तो बोले अच्छा ऑडिटर को रिमूव करना है। The company shall hold office with general meeting within a period of 60 days of receipt of the approval for passing of special resolution। आसान है, ठीक है, बड़ा आसान सा प्रोविजन था। देखो हाँ हाँ, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से, हाँ अपनी तरफ से वो बना लेंगे, डिसीजन बना लेंगे, उसके बाद फिर आगे। अरे क्या चल रहा है इसके साथ यार? पीछे से चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, सुनिए, देखो रिमूवल ऑफ ऑडिटर दिख रहा है ना ढंग से? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर को रिमूव कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे टू रिमूव दी
ये ऑडिटर को रिमूव करना है। उसके बाद ये लोग एक एप्लीकेशन देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझ आ गया, अलॉन्ग विद दी फीस। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने दिन में एप्लीकेशन जाएगी, 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाएगी और अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर अंदर इनको जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ आ गया? अब तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब समझते ही आप लोग। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है जी। सर, कोई से भी रेजोल्यूशन से पहले हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता ही होता है। इट इज़ ऑलरेडी कंपलसरी। ये जो कंपनी की शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है ना, उसके अंदर क्या क्या बातों पे डिसाइड करना है, इसके लिए पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करके रखते हैं। तो ये कंपलसरी होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी तो कंसेंट होना चाहिए ना, उसी के बाद तो शेयर होल्डर से पूछेंगे। तो बोर्ड रेजोल्यूशन वैसे भी हर जगह डिसाइड होता है। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करवाना है अपने को, तो डिविडेंड डिक्लेयर करवाने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। ऑडिटर कौन सा चलेगा, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको समझाया था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा ऑडिट कमेटी के थ्रू, तो उसके अंदर भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो अप्रूव करेंगे इसे। हाँ, वो रिकमेंड जो करते हैं ना आगे, उससे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके रिकमेंडेशन देते हैं, फाइनलाइजेशन करते हैं। समझ आया? हाँ जी, जल्दी बताइए। क्या सर? फोटो खींच लो ना प्लीज। डन। तो ये हो गया ये पूरा। आगे देखते हैं इसमें। It is important to note that before taking any action for removal before expiry of the terms, the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard. ये बोलता है उसको रिमूव करने से पहले या कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले ऑडिटर को क्या दिया जाएगा, प्रूफ दिया जाएगा। बरोबर। डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल इन केस ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट किया तो क्या होगा, अब गड़बड़ हो गई। देखिए क्या लिखा है इसमें, एज पर सबसेक्शन 5 और 140, मतलब 140 सबसेक्शन 5, द ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटू मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर बोले तो अपनी इच्छा से। लैटिन। द ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटू, ठीक है, सुओ मोटो भी बोल सकते हैं, MOTO, ठीक है, तो वो ठीक है, वो करेक्ट है, दोनों ही ठीक है। ऑन इट्स ओन मोशन, दिस इज ऑन इट्स ओन मोशन मतलब अपनी इच्छा से, और एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or by person concerned, if it is satisfied that the auditor has, whether directly indirectly, acted in a fraudulent manner, ठीक है, or acted or colluded in any fraud or in relation to the company or its directors officers, it may by order direct the company to change its auditor. However, if the application is made by central government and the tribunal is satisfied that any change of the auditor is required, it shall within 15 days of the receipt of such application make an order. If not, so function as an auditor, and the central government may appoint another auditor in its place. इसकी जगह पे central government, it may be noted that auditor, whether individual or firm against whom final order has been passed by the tribunal under this section, shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years. चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल देखिए ट्रिब्यूनल कर लो इसे। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इधर से कंपनी क्या करेगी, कंपनी एप्लीकेशन देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अप्लाई कर रहा है, अब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कब अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल को, व्हेन ऑडिटर एक्टेड ठीक है, व्हेन ऑडिटर एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, जब ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, तो व्हेन क्रेडिटर व्हेन ऑडिटर एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर देगी ट्रिब्यूनल को, एंड ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है कि यस ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर वाज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड, तो यहाँ पे क्या कर देगी, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑर्डर पास कर देगी, किस चीज़ के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे किसको अपॉइंट कर देगी, दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी, ठीक है, और ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑडिटर, ऑडिट फर्म, इनके ऊपर क्या कर देगी, इनके ऊपर अंडर सेक्शन 447 पेनल्टी लगाई जाएगी, प्लस इनको 5 ईयर्स के लिए डिबार कर दिया जाएगा, 5 ईयर्स के लिए डिबारमेंट कर दिया जाएगा इनका, मतलब दे कैन नॉट एक्ट एज ऑन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दे कैन नॉट they cannot act as an auditor for next 5 years. डन। हाँ भाई, ये पूरा पैराग्राफ हो गया। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर नॉर्मल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिमूव कर देगी, फिर नॉर्मल तरीके से, फिर सज़ा नहीं मिलेगी, बस सज़ा देने का राइट सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है।
ओके, तो अगर कंपनी को लगता है तो कंपनी अप्लाई करेगी कि ऑडिटर एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, और ट्रिब्यूनल को लगता है तो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है यस ऑडिटर वॉज इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ऑर्डर दे देगी 15 दिन के अंदर अंदर फॉर द रिमूवल ऑफ दी ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, और ट्रिब्यूनल ऑडिटर को क्या सजा देगी, ऑडिटर या उसकी फर्म को 447 के अंदर पेनल्टी लगा देगी, और 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा कि भाई साहब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप लोग क्या नहीं कर सकते, ऑडिटर अपॉइंट मतलब नहीं हो सकते किसी भी कंपनी के अंदर। समझ आ गया? डन? हाँ हाँ, फिर तो ऑडिटर तो फिर तो क्या है, फिर तो सत्यम कंप्यूटर्स के जैसे केसेस होंगे। हाँ, फिर तो सत्यम कंप्यूटर टाइप के केसेस हो जाएंगे। फिर हमने ऑडिटर को भी बोल रखा है एक्चुअली। देखिए, मैं पैराग्राफ आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ एक और बार, सुनना एक बार ढंग से। एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, द ट्रिब्यूनल either suo motu or an application made to it by the central government or by person or by any person concerned, it is satisfied that auditor has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or abated or colluded by any fraud, मतलब किसी फ्रॉड के अंदर वो इन्वॉल्व था, ठीक है। हाँ वही है कि हाँ वो दूसरों के साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व था, मतलब उसने डायरेक्टली नहीं करा, ठीक है, बट उसने दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया था, किसी भी ऑफिसर के साथ, किसी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलके, और इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स ऑफिसर, इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज दी ऑडिटर, तो कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि आप क्या कर लो, यहाँ पे चेंज कर दो ऑडिटर को। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर पास कर देगी और बोल देगी कंपनी को कि तुम ऑडिटर को क्या कर दो, चेंज कर दो। हाउएवर इफ द एप्लीकेशन इज मेड, बट अगर एप्लीकेशन किसने दी है, इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज इन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, देन इट शैल विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया मे, अगर आप देखो तो मैंने भी वो चार्ट में मे वर्ड यूज़ करा है। मे का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी सकती है, नहीं तो कंपनी को बोल सकती है कि आप अपॉइंट कर लो। समझ आ गया? इस मे का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट दी कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, तो कंपनी खुद चेंज नहीं करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेशन गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और कंपनी को भी बोल सकती है कि तुम ही चेंज कर लो, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल फर्म अगेंस्ट whom फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor for a period of 5 years from the date of passing of order. An auditor shall be liable under section 447। समझ आ गया? ठीक है, दोनों ही है, हाँ वो एक ही है। ओके ठीक है, ये एक लास्ट पैराग्राफ है, सुन लेना जल्दी से। It is hereby clarified that in case of a firm, the liability shall be of the firm and that of every partner or firm who acted in a fraudulent manner or abated or colluded by the fraud in relation to the company or officers। तो ये क्लैरिफाई कर दिया, अगर फर्म है तो लाइबिलिटी पूरी फर्म की होगी, सारे पार्टनर्स फंसेंगे, ठीक है। एज यू वुड नोटिस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म इज ऑल्सो मेंट फॉर सेफगार्डिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाइक प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे आप रिमूव नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए कितना बड़ा टास्क हुआ है, ताकि क्या है, कंपनी को डर लगे कि कंपनी झूठा नाम ना लगा सके। समझ आ गया क्या? ठीक है, अभी अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट करने की बारी, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना 139, याद है ना, वैसे ही आएगा। ठीक है, डन। चलो हाँ, वो तो आप लोग को पता लगे ना, आज से क्लासेस के टाइमिंग बढ़वा दी मैंने। हाँ ठीक है, अरे बाप रे, इसने तो पूरा लिख दिया। केतरी जी, अच्छा ठीक है चलो बाय।